Hello friends, welcome to our channel of Mission Academy. From today, we are discussing the sessions for NEET examination, the medical entrance examination. Those who are aspiring for this NEET examination from class 12, class 11th or even from 8, 9, 10th student, these sessions would be beneficial. So exactly you can see on the screen the topic of sexual reproduction in flowering plants. This is a very important topic from the 12th NCERT, because we know that there is the substantial relevance of botany in the biology of total 720 marks of the NEET मार्किंग पैटर्न. तो 720 मार्क्स में से जो टोटल एलोकेशन है 360 मार्क्स का बायोलॉजी को, उसमें ऑलमोस्ट 180 मार्क्स, हाफ ऑफ द मार्क्स ये बॉटनिकल पार्ट को है. तो देखिए इसके बारे में थोड़ा बच्चों में बहुत फियर फैक्टर भी होता है कि भाई बॉटनी एज कंपेयर टू जूलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट है, बॉटनी समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है. बट इट्स नॉट लाइक दिस. यू हैव टू स्टडी दिस बॉटनी in terms of general study. You will come to know each and every aspect of this in a way that you just have to understand the different things associated with the. हाँ, तो ये फियर फैक्टर जो है ये आपका इन सेशंस के बाद जो है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसे लगता है कि भाई बॉटनी का पार्ट है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. नहीं, यहाँ का सिर्फ एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको सिर्फ इन टर्म्स से फैमिलियर होना है. जो ये बॉटनी की टर्म्स है इनसे अगर हम फैमिलियर हो गए तो इट इज एज इजी एज जूलॉजी. तो ये जूलॉजी जितना ही इजी है, तो ये जो सीरीज मेरी होगी इसमें आपको यही चीज जो है आपको सबसे ज्यादा इजी हो जाएगी कि जो भी टॉपिक्स अभी हम पढ़ेंगे आई विल ट्राई टू मेक यू फैमिलियर विद दिस टर्म्स. ये टर्म्स के साथ अगर आप फैमिलियर हो जाते हो तो डेफिनेटली आपको ये बॉटनी का पार्ट भी जो है ये अच्छा एक आपको आउटपुट एग्जाम में दे सकता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस टॉपिक में एक चीज समझिए आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो यहाँ पे एक पार्ट हमारे लिए थोड़ा फैमिलियर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमंस, ये हमें पता है, राइट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन, यहाँ पे देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल गैमेट, राइट, एंड फीमेल गैमेट. तो इन द सेम वे प्लांट्स में भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट होती है. बट सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट में डिफरेंस ये है कि प्लांट में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द शूट, दैट इज नथिंग बट द फ्लावर. फ्लावर जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे ये प्रोसेस होती है, यहीं से ये प्रोसेस होती है. इसीलिए फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है, फ्लावर का जो ओवरऑल जो पार्ट्स है वो सारे हमें डिटेल में पता होने जरूरी है. एक बार आप इन पार्ट से फैमिलियर हो गए तो स्लोली आप आगे का जो प्रोसेस है इसको भी बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. तो फ्लावर जो है मैंने जैसे बताया, फ्लावर इज नथिंग बट द मॉडिफाइड शूट. तो देखिए ये जो ऐसी टर्म्स है ना, इसको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना. एक बार आपको समझ में आ गया, बाद में यही टर्म रिपीटेशन में आती है. अभी ये शूट क्या होता है भाई? शूट मतलब क्या? इट इज समथिंग द पार्ट ऑफ स्टेम which develops into the flower, leaves, right? ये स्टेम का ही पार्ट होता है जो फ्लावर में, लीव्स में डेवलप होता है, उसे शूट कहा जाता है. तो ये फ्लावर इज समथिंग कंसिडर एज अ मॉडिफाइड शूट, मतलब ये शूट का ही पार्ट फ्लावर होता है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि फ्लावर में जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए जरूरी जो पार्ट्स है इन्हें कहते हैं वर्ल्स, फ्लोरल वर्ल्स. अभी वर्ल्स का मतलब क्या है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर. तो अभी आप कोई भी फ्लावर देखते हो तो आपको वो सर्कुलर स्ट्रक्चर में नजर आता है ऐसे. तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर को वर्ल कहा जाता है. तो इस वर्ल में दो वर्ल्स होती है, एक है एक्सेसरी और दूसरी है रिप्रोडक्टिव. तो जैसे अभी एक्सेसरी का मतलब क्या होता है? सपोर्टिव. जैसे हम कोई भी नया प्रोडक्ट जो है मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट, जैसे हमने कार खरीदी तो उसमें हमें कुछ एक्सेसरीज आती है. एक्सेसरीज मतलब क्या?
जो मेन नहीं है लेकिन ये सपोर्टिव है, ये कभी भी आपको काम में आ सकती है ऐसी वाली। वैसे ही ये एक्सेसरी जो है ये सपोर्टिव होते हैं एंड रिप्रोडक्टिव जो है ये मेन होते हैं। जैसे अगर कार का इंजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन पार्ट हो गया। एक्सेसरी पार्ट में क्या आएगा? एक्सेसरी पार्ट में आपके कार को दिया हुआ स्टेपनी आएगा, कार को दिया हुआ जो दूसरा क्लीनिंग मटेरियल है वो आएगा। वैसे ही एक्सेसरी फ्लावर में जो होते हैं ये दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैलिक्स और दूसरा होता है करोला। अभी कैलिक्स और करोला में क्या डिफरेंस है? कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो नीचे वाला जो आपको थोड़ा ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है उसे कैलिक्स कहा जाता है। इसको अल्टरनेटिव नेम जो है वो सेपल्स भी है, और जो ऊपर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है उसे कहा जाता है करोला और उसे पेटल भी कहा जाता है। ये अल्टरनेटिव नेम से उसके सेपल्स पेटल्स। देखियो इस तरीके से आप याद रखो इसको, ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, हम बचपन में पढ़ते थे, सेपल्स पेटल्स, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये जो पार्ट्स है देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको वर्ल कहा गया है। अभी ये जो दो पार्ट है ये एक्सेसरी है, और इसके बाद का जो मेन पार्ट है जो हमारे लिए सबसे जरूरी है और वो है द रिप्रोडक्टिव वर्ल, जिसमें आता है पहला एंड्रोशियम एंड दूसरा आता है गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इनके अल्टरनेटिव नेम है। एंड्रोशियम को स्टैमेन भी कहा जाता है और गाइनोशियम को कार्पेल भी कहा जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होने वाले फ्लावर के जो पार्ट्स है उसमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आता है। तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए? एंड्रोशियम गाइनोशियम पे। अब हमें क्वेश्चंस भी किसमें से आएंगे? एंड्रोशियम गाइनोशियम में। तो इस तरीके से आपको आपकी प्रायोरिटीज भी डिसाइड करते आनी चाहिए जब आप रीड करते हो। ये सारा डेटा जो है मैंने एनसीईआरटी में से ही एक्सट्रैक्ट करके जो है इसको बनाया। तो डेफिनेटली वॉट एवर वी आर रेफरिंग इट इज कंप्लीटली अदरिंग टू द एनसीईआरटीज। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों कि आप एनसीईआरटी से थोड़ा अलग है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ डायग्राम्स जो है ये आपको थोड़ा सा इट विल लुक मोर डेकोरेटिव बिकॉज ये आपको अंडरस्टैंड करने में इजी जाए, राइट। तो अभी इसमें प्रोसेस जो शुरू होती है जिसमें जैसे मैंने कहा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट फर्टिलाइजेस विद द फीमेल गैमेट एंड दैट इज समथिंग द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, राइट। तो वैसी ही प्रोसेस यहां पे भी होनी है, मैंने पहले ही बताया शुरुआत में। लेकिन ये प्रोसेस होने के लिए यहां पे जो पैटर्न है ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है। एक बार ये पैटर्न आपको समझ में आ गया तो यही पैटर्न रिपीटेशन में आपको हमेशा याद रखना है, राइट। सिर्फ वन टाइम के लिए दिस इज समथिंग द प्रोसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे प्री फर्टिलाइजेशन, प्री मतलब फर्टिलाइजेशन होने के पहले, राइट, किस तरीके से फ्लावर में अडॉप्टेशन होते हैं, फ्लावर में किस तरीके की तैयारियां होती है जैसे फर्टिलाइजेशन होने के लिए वो मैच्योर्ड हो जाए। तो एग्जैक्टली प्री फर्टिलाइजेशन में हमें वो जो डिफरेंट प्री फर्टिलाइजेशन में ये जो पार्ट्स है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये इनकी क्या डेवलपमेंट होती है, स्ट्रक्चर, और ये कैसे होता है, ये इवेंट्स, ये हमें यहाँ पे जानने हैं। तो इसमें स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द थर्ड वन इज पोलन ग्रेन्स। ये तीनों जो डिफरेंट पार्ट्स है जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए है, ये इस पे आपको फोकस करना है। तो देखिए पहले स्टैमेन तो एंड्रोशियम को ही कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम एज द नेम इंडिकेट माइक्रो, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, राइट, बिकॉज दीज आर द स्मॉल पार्टिकल्स, राइट, जो गैमेट के फॉर्म में बनते हैं। एंड पोलन ग्रेन्स, राइट, दीज आर समथिंग द गैमेट, एक्चुअली इनको पोलन ग्रेन कहा जाता है। तो एग्जैक्टली हमें ये इनका डेवलपमेंटल प्रोसेस के जो इवेंट्स है इनको हमें स्टडी करना है। तो स्पेसिफिकली पहले हम स्टैमेन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई ये स्टैमेन जो फ्लावर एंड्रोशियम का जिसे हम स्टैमेन कहते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो स्टैमेन दो पार्ट से बना हुआ होता है। एक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है एंथर और दूसरा पार्ट होता है जिसे कहा जाता है फिलामेंट। तो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, और ये होना भी जरूरी है क्योंकि इससे मूवमेंट होगी, पॉलिनेशन जो आगे होने वाली प्रोसेस है उसके लिए इसमें मूवमेंट होना जरूरी है। दैट्स व्हाई दिस इज अ स्लेंडर, राइट, अ वेरी वेरी इलास्टिक फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ this particular flower
दैट इज समथिंग द स्टैमेन, और स्टैमेन में ये फिलामेंट जो है ये बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है। और ऊपर जो ये आपको एंथर नजर आ रहा है, ये एंथर, ये एंथर जो है ये बहुत बहुत जरूरी है एंथर, क्योंकि एंथर में ही आगे की प्रोसेस होनी है। तो अभी हम एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये जो एंथर है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंथर में लोब्स है, लोब्स, राइट, लोब्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। आई विल शो द लोब्स। देखिए ये जो है ये साइड एक आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो साइड भी एक है, राइट। ये 3 डायमेंशनल फिगर नहीं है बट फिर भी आपको नजर आएगा वो साइड एक स्ट्रक्चर है। ये दो जो है इनको लोब्स कहा जाता है, लोब्स दो, राइट, 2 लोब्स। तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बाइलोब्ड कहा जाता है। बाय का मतलब क्या होता है? 2। तो इसीलिए एंथर को क्या कहा जाता है? ऐसी टर्म्स आप याद रख सकते हो, बाय लोब्ड। बाय मतलब 2, 2 लोब्स होते हैं, बराबर। अभी 2 लोब्स है लेकिन इसमें आपको बीच में ये लाइन नजर आ रही है, देखिए अभी ये फ्रंट लोब में भी होगी और बैक लोब में भी होगी। इस लाइन को कहा जाता है थीका, राइट। तो इसीलिए एंथर के 4 जो है कैविटीज कंपार्टमेंट बन गए, ये 2 और उसके पीछे जो है 3rd and 4th। तो 4 कंपार्टमेंट एंथर में बन गए, इसीलिए एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहा जाता है। ये बहुत बार नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टेट्रा का मतलब क्या है? 4। देयर आर द 4 the chambers, right, pollen sacs in the anther. That's why it is called as टेट्रास्पोरेंजिएट। उसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहा जाता है। तो ये जो टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है इसमें आपको ये जो कैविटीज नजर आ रही, मतलब एक लोब में 2 है, राइट। तो टोटल 2 लोब में 4 हो गई। तो इन कैविटीज को ही पोलन सैक्स कहा जाता है। सैक्स, सैक्स मतलब कैविटी, जैसे आपकी पॉलीथीन की बैग होती है वैसे ही पोलन सैक्स, राइट, इसको सैक्स कहा जाता है। और इसको अल्टरनेटिव नेम भी है माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी ये भी टर्म याद रखने के लिए ज्यादा आपको दिक्कत नहीं है। माइक्रो मींस स्मॉल एंड स्पोरेंजिया मतलब यहाँ स्पोर्स बनने वाले हैं, यहाँ पे मेल गैमेट बनने वाले हैं, इसीलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी नाम दिया गया है। तो ये जो की टर्म्स है ये आपको याद रखनी होगी, और एक बार आपने इसको याद रख ली तो ये बार बार आपकी रिपीटेशन में आएगी। अभी इसमें ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया में जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं और जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं जो एक्चुअली मेल गैमेट है, भाई वो कैसे बनते हैं? तो ये जो बनते हैं ये बनते हैं कुछ सेल्स से जो इसके ही अंदर होती है, मतलब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के ही अंदर जो सेल्स होती है जिन्हें कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको हम शॉर्टकट में एमएमसी भी कहते हैं, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये मदर सेल है और मदर सेल से डॉटर सेल डेवलप होती है नॉर्मली, इसी तरीके से इनको नाम दिया गया है माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड मतलब इसमें देयर आर द 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जिन सेल्स में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उन्हें डिप्लॉयड कहते हैं। जिन सेल में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उन्हें हैप्लॉयड कहते हैं। जैसे ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन फीमेल, एक सेल ये हैप्लॉयड हो गए, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद वो डिप्लॉयड हो जाता है। तो ये जो एमएमसी है ये डिप्लॉयड होती है, राइट। डिप्लॉयड होना भी जरूरी है क्योंकि आगे जाके सेल डिवीजन, मियोसिस की प्रोसेस होती है और इसमें से ये सेल जो है ये डिवाइड होते जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आगे के लिए, ठीक है। तो अभी हम आते हैं ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर जो ये देखिए ये बिल्कुल एंथर का स्ट्रक्चर है। उसको अगर हमने ट्रांसफर सेक्शन में लिया तो ऐसे दिखेगा। तो यही 4 डिफरेंट सैक्स है, पोलन सैक्स। एक लोब में 2 पोलन सैक्स, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट इसे कहा जाता है। और ये जो आपको आजू बाजू में जो नजर आ रहा है ये थोड़ा सा थिक लेयर है। देखिए यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा थिक है, राइट, जैसे हम कहते हैं सिक्योरिटी टाइप ऑफ, वेरी थिक सिक्योरिटी टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। तो यही जो वॉल है इसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल। और ये 4 लेयर की, 4 लेयर, तो आप समझिए इसको 4 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया। क्यों? सिंपल बात है, पोलन ग्रेन बहुत माइक्रोस्पोर, राइट, जो है बहुत छोटा है और ये थोड़ा भी किसी तरीके का स्ट्रेस आए
तो ये ब्रेक हो सकता है। इसीलिए एक नेचुरल अडेप्टेशन है इसमें कि इसको बिल्कुल प्रोटेक्शन देने के लिए 4 लेयर्स है, 4 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है, राइट। वो होता था ना, जैसे आप अभी भी देखते हो कि कोई भी वीवीआईपी जो पर्सन होते हैं उनमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है, उन तक पहुंचने के लिए आपको अलग अलग लेयर्स में जाना पड़ता है। वैसे ही अंदर का पार्ट बहुत डेलिकेट है, तो इसीलिए प्लांट में वो एडॉप्टेशन है, इस एंथर में जो एडॉप्टेशन है कि भाई 4 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है। तो कौन सी 4 लेयर है? जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे कहा जाता है एपिडर्मिस, राइट। सबसे अंदर उसके अंदर वाली लेयर है उसे कहा जाता है एंडोथेशियम, राइट। जो मिडल है मिडल लेयर, और सबसे अंदर जो है इनर, इसे कहा जाता है टैपेटम। इसको मैं इस डायग्राम से आप थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हो। यहाँ पे एक डायग्राम है, देखिए इस डायग्राम में ये सारी लेयर्स नजर आ रही है। सबसे बाहर वाली लेयर जो है इसे कहा जाता है एपिडर्मिस, मैंने जैसे कहा। उसके अंदर वाली जो लेयर है थोड़ा उसके अंदर, उसे कहा जाता है एंडोथेशियम। उसके अंदर जो होती है उसे कहा जाता है मिडल लेयर, एंड सबसे अंदर वाली जो है उसे कहा जाता है टैपेटम। तो 4 लेयर हो गई आपकी, यस। 4 लेयर कौन सी हो गई? पहले एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, 4 लेयर। तो अभी चारों के फंक्शन अलग अलग है। इन फंक्शन पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, और स्पेसिफिकली टैपेटम पे आपको बहुत बार नीट में क्वेश्चन नजर आएगा। तो क्या होगा भाई, सबसे बाहर वाली जो होगा उसका फंक्शन क्या होगा? वेरी ऑब्वियस, प्रोटेक्शन का फंक्शन होगा, क्योंकि सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसका फंक्शन प्रोटेक्शन का ही होगा। उसके अंदर वाली जो लेयर है, जस्ट इनर साइड ऑफ दिस एपिडर्मिस, इट इज एंडोथेशियम, उसका फंक्शन क्या होगा भाई? इसका फंक्शन होगा कि भाई डेहिसंस ऑफ एंथर, एंथर को टूटना, क्योंकि आगे जाके एंथर को ब्रेक होना है, तभी अंदर का पोलन बाहर आ पाएगा। जैसे घर में आप देखते हो डोर्स होते हैं, अगर डोर्स ओपन होंगे तभी अंदर के जो पर्सन है वो बाहर आ पाएंगे, बाहर के अंदर जा पाएंगे। वैसे ही चीज यहाँ पे है, इसको ब्रेक भी होना जरूरी है, और ये ब्रेक होने के लिए, डेहिसंस के लिए काम कौन करता है? एंडोथेशियम करता है। तो ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है, फंक्शंस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं मिडिल लेयर्स पे। मिडिल लेयर्स मतलब थोड़ा सा अंदर वाली लेयर है, ये थोड़ा सा शॉक एब्सॉर्बिंग टाइप ऑफ काम करती है, और इसीलिए ये लेयर 1 to 3 मिडिल लेयर्स होती है, तो 1 से 3 में होती है, और पैरेन्काइमा सेल से बनी हुई होती है। और इनका फीचर ये है कि ये जो सेल है स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं बीच में आती है, और एक सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, शॉक एब्सॉर्प्शन का काम करती है। इसके बाद का जो लेयर है, जो इसके बारे में मैंने पहले ही बताया, टैपेटम, जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आया है। टैपेटम दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द माइक्रोस्पोर, अंदर के जो कंटेंट है उसे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इसीलिए टैपेटम का फंक्शन है उनको न्यूट्रिशन देना, राइट। न्यूट्रिशन मतलब आप उसको थोड़ा सा विजुअलाइज भी कर सकते हो, खाना, फूड। न्यूट्रिशन जो है वो टैपेटम लेयर देता है, और टैपेटम लेयर का फंक्शन, जो फीचर है वो ये है कि टैपेटम लेयर की सेल जो है एक से ज्यादा न्यूक्लियस से बनी हुई होती है, और टैपेटम की सेल्स में साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा थिक होता है, इसे हम डेंस साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है जिसमें बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, इसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमेशा ध्यान में रखिए, जेनेसिस टर्म जब भी आती है तो समझ लेना कुछ बन रहा है। जेनेसिस, बायोलॉजी में जेनेसिस मतलब समथिंग विच इज फॉर्मिंग, नई बात जब बनती है उसे कहा जाता है जेनेसिस। तो ये जो जेनेसिस है, माइक्रोस्पोर बन रहा है, इसलिए इसको माइक्रोस्पोर जेनेसिस कहा जाता है। तो माइक्रोस्पोर जेनेसिस में पहले ही मुझे पता है कि भाई माइक्रोस्पोर जेनेसिस में माइक्रोस्पोर किससे बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन रहे हैं, इसीलिए इनको पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहा जाता है, इनसे वो बनते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल किससे बने भाई, राइट। अभी सिर्फ हम माइक्रोस्पोर मदर सेल से बात कर रहे हैं, वहां से आगे की बात कर रहे हैं, वहां की पहले की बात क्यों नहीं कर रहे? इसका भी रीजन है। जैसे आप देखिए, अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, तो इसमें हम लोग
महात्मा गांधी जो है उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन उनके पहले जो है करमचंद गांधी जो उनके फादर थे, इन पे हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जिसका होता है, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है, वहीं से हम ज़्यादा प्रोमिनेंटली बात करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इनके पहले जो थे उनका कोई रिलेवेंस नहीं है। वही चीज़ वहीं यहाँ पे भी है। पोलन मदर सेल्स या जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये इनके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन इनके पहले भी कुछ सेल्स है जिनसे ये बनी है। तो ये एग्जैक्टली अगर हम उसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो वो क्या है, तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर माइक्रोस्पोरेंजिया में एक स्पोरेंजियस टिश्यू डेवलप्ड होता है। ये देखिए, मैंने एक चार्ट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया है जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाए। स्पोरेंजियस टिश्यू होता है, इसमें सेल डिवीजन मियोसिस होने के बाद इससे बनता है माइक्रोस्पोर टेट्रैड, 4 टेट्रैड मतलब 4, और फिर इनसे बनती है माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसे हम एमएमसी कहते हैं। एंड इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं माइक्रोस्पोर। मतलब एग्जैक्टली हम एक्चुअली यहां ज्यादा फोकस होता है हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल पे, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोसेस जो इसका बैकग्राउंड है स्पोरेंजियस टिश्यू, स्पोरेंजियस टिश्यू से माइक्रोस्पोर टेट्रैड बनता है, और टेट्रैड से फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो डॉटर सेल है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, ये बनती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो भाई फाइनली पोलन ग्रेन कैसे बनता है? तो पोलन ग्रेन जो बनता है इस माइक्रोस्पोर, ये जैसे जैसे माइक्रोस्पोर बनने के बाद मैच्योर्ड होते जाता है, तो मैच्योर्ड होने के बाद ये टूटता है जिसे हम कहते हैं डेहिसेंस, राइट? डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर टूटता है और माइक्रोस्पोर जो है इससे पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं मैच्योरिटी आने के बाद। जैसे चिल्ड्रन से अडल्ट होते हैं धीरे धीरे मैच्योरिटी आने के बाद, वैसे ये माइक्रोस्कोप मैच्योरिटी आने के बाद जो है डिहाइड्रेशन मतलब वाटर लॉस होने के बाद इसका कन्वर्जन पोलन ग्रेन में होता है, और यही पोलन ग्रेन जो है इस एंथर से बाहर निकलता है, और इसके बाद इट लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अभी हमने एक पार्ट समझ लिया, मतलब हमने ये सिर्फ एंथर, स्टेमेन, एंड्रोशियम मतलब मेल गैमेट के बारे में थोड़ा हमने यहाँ पे डिटेलिंग ली, लेकिन अभी दूसरा पार्ट जो है जिसे हम कहेंगे फीमेल गैमेट, वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में भी हमें डिस्कशन करना है। तो एग्जैक्टली ये जो मेरा चैनल है यहाँ पे मैं यही सेशन जो है, आगे के सेशन में हम गाइनोशियम में जो स्ट्रक्चर और इवेंट्स है वो डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन का एग्जैक्ट प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे। तो यही अगर आपको कंटेंट आगे देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आप देखिए और शेयर कीजिए, तो आपको ऐसे और वीडियोस जो है जो क्लैरिटी लाएंगे वो वीडियोस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। थैंक यू।